बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करने जा रहे हैं हम यूनिट 4 केमिस्ट्री की न्यू बुक 2025। तो हमारा टॉपिक है आज स्कैटोमेट्री। ये जो स्कैटोमेट्री लफ्ज़ देखने में बड़ा मुश्किल है, स्टूडेंट्स के दिन में फ़ौरन आ जाता है ये तो बड़ी टफ सी चीज़ है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। स्कैटोमेट्री बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहले हमारे पास है स्टोशियंस और दूसरा वर्ड है हमारे पास मैट्री। स्टोशियन मीन्स एलिमेंट्स और मैट्री मीन एलिमेंट। इनके मीनिंग्स पढ़ते ही हमारे ज़हन में याद आना चाहिए कि यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे, नुमाइश करेंगे किसकी, एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट काइंड्स में एग्जिस्ट करते हैं वर्ड्स में, और उनको मिलाने से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो जब हम मेजरमेंट की बात करें, आप देखें जब हमने किसी भी चीज़ की नुमाइश करनी हो तो उसके लिए हम कोई ना कोई पैमाना जो है उसको यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज जब हम अंडे लेने जाते हैं तो हम उसको कहते हैं एक दर्जन अंडे दे दो। डजन मतलब उसका क्या हो गया, स्केल हो गया। हम लीटर पेट्रोल लेने जाते हैं तो हम पेट्रोल पंप वाले से कहते हैं 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल डाल दो। इसका मतलब है कि जब हम पेट्रोल लेने जाते हैं तो उसका एक पैमाना है लीटर की सूरत में। इसी तरह जब हम दूध लेते हैं वो भी लीटर में लेते हैं। इसी तरह कोई बाजार से शुगर वगैरह इस तरह की चीज़ें लेते हैं वो हम केजीज में लेते हैं। जब हम टाइम की नुमाइश करते हैं तो हम मिनट और सेकंड्स में करते हैं। इस तरह जब केमिस्ट्री में एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको इस तरह ग्राम्स किलोग्राम से हम नहीं नुमाइश कर सकते। तो उसके लिए फिर एक डिफरेंट यूनिट यूज़ किए जाते हैं उसकी नुमाइश करने के लिए। तो बेसिकली इसमें यूनिट यूज़ करते हैं वो हम करते हैं मोल। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि एलिमेंट की जो नुमाइश है उसके लिए जो हम पैमाना यूज़ करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, स्कैटोमेट्री। तो अब स्कैटोमेट्री की अगर हम डेफिनेशन पर आए तो इसकी डेफिनेशन सिंपल जो से में याद आनी चाहिए कि स्कैटोमेट्री हेल्प अस टू मेजर और डिटरमाइन भी लिख सकते हैं। क्या डिटरमाइन करेंगे, इस चीज को क्लियर करेंगे कि जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हमने ऐड करने हैं उनको मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो। लेट्स सपोज कि हमारे पास रेशियो रिलेशनशिप इसको आप कह सकते हैं। बिटवीन reactants and products by balanced equation। तो ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन का लफ्ज़ है ये भी आपने याद रखना है। रिएक्टेंट आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो जो जिन चीज़ों का हम आपस में मिलाते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उसके नतीजे में जो हमारे पास चीज़ बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह हमने पढ़ा है कि मतलब जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे, एसिड बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो आपको नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन हमारे पास एक है, यहाँ पर क्लोरीन भी हमारे पास एक है, और जो HCl हमारे पास प्रोडक्ट बनी है उसका भी एक ही मॉलिक्यूल जो है हमारे पास आ रहा है। इट्स मीन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो दोनों हैं इन दोनों साइडों पे जो नंबर ऑफ एटम्स या एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अगर बैलेंस इक्वेशन को थोड़ा सा मजीद हम डिटेल में जाएं तो ये आपने याद रखना है कि इक्वेशन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक इनबैलेंस इक्वेशन लिखता हूँ, फिर आपको मेथड बताता हूँ कि उसको हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास H2 plus N2 हम कहते हैं, इससे हमारे पास बन गया अमोनिया NH3। अब अगर आप इक्वेशन पर गौर करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं, 2 हैं।
यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं। अब देखें इक्वेशन इसका मतलब बैलेंस नहीं है। अगर इस तरह नंबर ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 1 है। तो अगर इनको मैं सेपरेट लिखूं, हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 2 है मेरे पास, और यहाँ पे नाइट्रोजन मेरे पास कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 1, और हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? यहाँ पर 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए हमने देखना होता है कि किस चीज के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एलिमेंट में मौजूद जो हमारे पास ऑलरेडी मॉलिक्यूल में आइटम मौजूद है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों साइड हमारे पास क्या आ जाए? बैलेंस आ जाए। अब देखिए अगर मैं इस साइड पर, आपने ये बात याद रखनी है कि प्रोडक्ट ऑफ सिंगल है, तो इसका मतलब है कि इस सारी इक्वेशन को हमने सिंगल वर्ड से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट कर लेंगे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन मेरे पास 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन मेरे पास कितने हैं? 2 हैं। तो अगर मैं इस सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे मेरे पास? 2, और हाइड्रोजन मेरे पास अब कितने होंगे? 2 3 6। अब नाइट्रोजन तो पूरे हो चुके, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दूसरी साइड में हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इनको भी हम क्या करेंगे? 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 6। इसका मतलब है अगर इस इक्वेशन को मैंने बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 के साथ, और जो अमोनिया मेरे पास बना है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 के साथ। इस तरह ये मेरे पास क्या आ गया? एक बैलेंस इक्वेशन आ गई है। अब नेक्स्ट इसके साथ हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइकोमेट्री। अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? ये मैंने इक्वेशन इसीलिए एक साइड पर लिखी रहती है ताकि आपको इसका थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो जाए। अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइकोमेट्री से मुराद ये है कि जो जितने नंबर ऑफ एटम या जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने क्या किए हैं यूज किया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन से पहले मेरे पास क्या आ गया है? 3। इसका मतलब है कि मैंने हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल यूज। अब ये मेरे पास जो H2 H के साथ रिएक्ट कर लिया, मॉलिक्यूल बना दिया, तो मेरे पास 3 मॉलिक्यूल जो है वो मैंने यूज किए हैं किसके? हाइड्रोजन के। और नाइट्रोजन कितना मेरे पास मॉलिक्यूल है? 1। इसी तरह यहाँ पर अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल हमारे पास बन गए हैं? 2। तो ये जो हम वर्ड साथ यूज करते हैं इनको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइकोमेट्री। कोएफिशिएंट ऑफ स्टोइकोमेट्री में बताती है कि दोनों साइडों पे जो नंबर ऑफ हैं वो कितने हैं? बराबर है मॉलिक्यूल्स की, और इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। इसके बाद ये जो हमारे पास स्टोइकोमेट्री है ये एक लॉ पर डिपेंड करती है। उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैस। तो इस लॉ के मुताबिक क्या है कि मैस जो है कभी भी खत्म नहीं होता और ना ही इसको नया बनाया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि हमेशा ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाता है, और दोनों साइडों पे जो टोटल रिएक्टेंट्स थे वो किसके इक्वल आ जाते हैं? टोटल प्रोडक्ट्स के। इट्स मीन दैट के टोटल reactants are equal to total product। कि जितनी मिकदार में हमने रिएक्टेंट्स यूज किए होंगे उतनी ही मिकदार में हमारे उसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल के लिए, मतलब लॉ ऑफ मैस एक्शन की एग्जांपल के लिए हम ये छोटी सी एग्जांपल बना लेते हैं। लेट्स सपोज के हम कुछ केक बनाने जा रहे हैं या चाय बनाने जा रहे हैं, कुछ भी एक प्रोडक्ट हमने बनाने जा रहे हैं। लेट्स सपोज के अगर हम चाय बनाने जा रहे हैं तो उसमें लेट्स सपोज के हम 1 कप मिल्क यूज करेंगे, प्लस हम हाफ कप वाटर लेते हैं, साथ हम 1 टीस्पून इसमें डाल देते हैं, 1 स्पून शुगर डाल देते हैं, फिर प्लस 1 स्पून जो है इसमें हम टी डालते हैं। तो इससे हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट टी है वो क्या हो जाएगी? बन जाएगी। अब देखें ये जितनी चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की हैं, अगर मैं लेफ्ट कर लेता हूँ कि इन सब का अगर मैस जो है वो 250 ग्राम था
तो इट्स मीन के जो बनने वाली हमारे पास चाय है वो भी कितनी होगी, 250 ग्राम। कि अब इसमें तो एक चीज आ गई कि दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मास क्या होगा, इक्वल होगा। अब नेक्स्ट जो बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम स्कैटोमेट्री में कोई रिएक्टेंट करवाते हैं तो उसमें कभी भी कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनती, उसमें जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वही हमारे पास आती हैं। इसी को अगर लेट्स सपोज हमने कन्वर्ट करना हो कि जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा कि हमें डिटरमाइन करता है कि हमारे पास कितनी मतलब जो है ना वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। अब लेट्स सपोज कि अगर हमने 10 कप चाय बनानी है तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सारी इक्वेशन को 10 के साथ, तो इसका मतलब है कि जब ये सारी चीज़ें 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो भी 10 गुना क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक मेथड होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए जब हमने किसी चीज़ की मिकदार को बढ़ाना है तो हम उसके रिएक्टेंट्स की रेशो को इंक्रीज कर देंगे। जैसे ही हम उसके रिएक्टेंट की रेशो को इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो लास्ट में हमारे पास इसके यूजेस हैं, इसको हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो यूज़ इसका सिंपल सा है कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वही तकरीबन इसके यूजेस में आ जाती है कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस तरह हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट रेशो में अपना रिएक्टेंट्स को यूज़ करने के बाद। लेट्स सपोज कि आपके घर पे एक दावत है और उसमें मतलब आपने तकरीबन 50-100 लोगों का खाना बनाना है, तो मतलब आप वहाँ पर जाते हैं किसी कुकिंग एक्सपर्ट के साथ, आप उससे जाकर पूछते हैं यार हमारे पास 50 या 100 बंदा आ रहा है, उसके लिए मतलब हमने जो है ना चावल बिरयानी या गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें बनानी है। तो आपको बता देता है इतनी इतनी मिकदार में आप चीज़ें ले लें तो आपकी जो डिज़ायर्ड खाना है या जितने लोगों का आपने खाना बनाना है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये इसके यूजेस में आ जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो कि आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे। अल्लाह हाफिज़।